नमस्कार, मैं हूँ एसआर गोखले। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि एक सामान्य मारपीट से संबंधित मामले की केस स्टडी है। यह वीडियो उन नए विवेचकों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो विवेचना कार्य में अभी-अभी शामिल हुए हैं। साथ ही साथ आम जनता के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि आम जनता की जो पुलिस के कार्य प्रणाली के प्रति जो मंशा है उसमें इस वीडियो को देखने के बाद सकारात्मक परिवर्तन आएगा। तो देर न करते हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार आप एफआईआर को पढ़ लें। इस एफआईआर में एक ऐसा मामला है जो कि रुपए पैसे के लेन-देन पर आपसी विवाद होता है और पत्थरबाजी में और झूमा-झपटी में फरियादी को या फिर उसके जो साथ में है उनको चोट लगती है। तो रोते-बिलखते फरियादी थाने पर आते हैं, खून से लथपथ है और बिल्कुल असहाय होकर पुलिस से गुहार लगाते हैं कि पुलिस आरोपियों को जल्दी से जल्दी पकड़ के लाए और उन्हें सजा दिलवाए। वैसे तो हर पीड़ित व्यक्ति पुलिस से यही उम्मीद लगाता है कि बदमाशों को जल्दी से जल्दी हवालात में बंद करें और उन्हें न्याय दिलाएं। लेकिन इसके पीछे कुछ अन्य लोग भी इस तरह की भी मंशा रखते हैं कि साहब ये बदमाश तो बहुत शातिर है और आए दिन इस तरह की हरकतें करते हैं, आप तो इनको घर से ही डंडे मारते हुए लेकर आए। लेकिन पुलिस डंडे मारे ऐसी आशा आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि मानव अधिकार आयोग हमारे ऊपर बैठा हुआ है और वो हमारी हर कार्यप्रणाली पर नज़र रखे हुए हैं। तो ये तो चलो बात का टॉपिक है, लेकिन हम आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। रोते बिलखते और खून से लथपथ होकर फरियादी पुलिस थाने पर आते हैं, एफआईआर दर्ज करवाते हैं और ये मामला इस प्रकार का होता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323, 506 और 34 की धाराओं में यह अपराध पंजीबद्ध होता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद ये एफआईआर संबंधित बीट प्रभारी को दे दी जाती है। चूंकि इस मामले में बीट प्रभारी में स्वयं हो और विवेचना का कार्य मुझे दिया गया है, तो मैं इसको बारीकी से आपको बताऊंगा किस तरह से इसमें मैंने विवेचना की है। एफआईआर मिलने के बाद जिस दिन एफआईआर हुई उस दिन तो मैं वहाँ पर उपस्थित नहीं था। जब मैं थाने पे गया अगले दिन, तब मुझे एफआईआर दी गई मुंशी के द्वारा। एफआईआर मैंने प्राप्त की, विधिवत मैंने एफआईआर को बारीकी से पढ़ा। मैं सजेस्ट करना चाहूँगा नए विवेचकों को कि एफआईआर का जो विवरण है उसको बारीकी से पढ़ें, उसमें क्या धाराएं लगी हुई है और कितने आरोपी उसमें नामजद दर्ज हुए हैं। उसके बाद जो फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है मौखिक या लिखित, तो उसका जो विवरण है आपको बारीकी से पढ़ना है ताकि विवेचना के दौरान उसी से आपको बहुत महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठे करने पड़ते हैं। एफआईआर को मैं बारीकी से पढ़ता हूँ और रोज नामचे में रवानगी डलाकर घटना स्थल की ओर रवाना हो जाता हूँ। जब मैं घटना स्थल की ओर संबंधित गांव में पहुंचता हूँ और वहां पर फरियादी को तलब करके चर्चा करता हूँ कि आपने फला दिन आकर पुलिस थाने पे रिपोर्ट कराई थी, तो वो उसको स्वीकार करते हैं। तब मैं उनके कथन लेखबद्ध करता हूँ और साथ ही साथ वो अपने कथन में और जो एफआईआर में उन्होंने गवाह बताए थे उन गवाह को भी तलब करके मैं उनके भी कथन लेख करता हूँ जिसमें वो घटना होने की बात को स्वीकार करते हैं। फरियादी की निशानदेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार करता हूँ। नक्शा मौका बनने के बाद में और फरियादी को वहाँ पर मैं दिलासा दिलाता हूँ कि जो भी आरोपी है उनके खिलाफ हम सख्त सख्त कार्रवाई करेंगे और उन्हें न्यायालय के माध्यम से जेल भिजवाने का प्रयास करेंगे। इसी बीच फरियादी कहते हैं कि साहब ये तो हमारा आपसी मामला है, परिवार के ही कुछ लोग हैं, तो हम बाद में राजीनामा कर लेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर उन्हें समझाता हूँ कि दो तरह की रिपोर्ट थाने पर होती है, जिसमें एक में आप स्वयं के ऊपर रहता है कि आप अगली कार्रवाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। यदि करना चाहते हैं तो आप न्यायालय में जाकर सीधे कार्रवाई हेतु मजिस्ट्रेट को बोल सकते हैं। तब मजिस्ट्रेट के कहने पर पुलिस उसमें एक्शन लेती है और एक दूसरी कार्रवाई, दूसरी एफआईआर ऐसी होती है जिसमें पुलिस को तुरंत एक्शन लेना पड़ता है। फिर मैंने उनको समझाया कि ये मामला एफआईआर का है और यहाँ पर राजीनामा नहीं होगा। राजीनामा यदि आपको करना है तो आपको न्यायालय के माध्यम से ही राजीनामा पेश करना पड़ेगा, तभी जाके ये केस फाइल होगा, नहीं तो आरोपियों को
कोर्ट में पेश होना ही पड़ेगा। अब इतना समझा बुझा के मैं वहाँ से आता हूँ और आरोपियों के घर जाकर आरोपियों को तलाश करता हूँ। आरोपी वहाँ पर नहीं मिलते हैं, घर पे ताला लगा हुआ होता है। बाद में मैं अपना एक मुखबिर मामूर कर देता हूँ, जब भी आपको आरोपी दिखे तो मुझे तुरंत सूचना करें। तो इस तरह से मैं घटनास्थल का नक्शा मुखा बनाकर और फरियादी और गवाहों के जो साक्षी है उनके कथन लेकर मैं वापस पुलिस थाने पर आ जाता हूँ। अगले दिन जब मुझे सूचना मिलती है कि आरोपियों का मूवमेंट उनके घर के आसपास है, तब आरोपियों को थाने पर तलब किया जाता है और आरोपियों को पूछताछ के दौरान जो घटना की है उसको वो कबूल करते हैं कि हाँ, हमारे पुराने पैसे के लेन देन की बात पर आपसी विवाद हुआ था। इस बात पर मैं उनको समझाता हूँ कि आपके खिलाफ एफआईआर हो रखी है और ये निम्न धाराओं में अपराध बना हुआ है, आपको न्यायालय में जाकर जमानत पेश करनी पड़ेगी। तो ये जो मामले होते हैं इसमें एक माननीय न्यायालय की रिट पिटीशन में एक निर्णय आया था। उसके अनुसार इस तरह के मामले में हम आरोपी को गिरफ्तार नहीं करते हैं, उसको धारा 41 ज़ाब्ता फौजदारी का नोटिस तामील करके हम छोड़ देते हैं। अब ये धारा 41 का ज़ाब्ता फौजदारी का जो नोटिस है इसमें क्या लिखा हुआ रहता है, इसमें आरोपी को संबोधित करके लिखा हुआ रहता है कि आपके खिलाफ उक्त दिनांक को इन धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आप इस बात के लिए वचनबद्ध हैं कि आप फरियादी को ना ही डराएंगे धमकाएंगे और ना ही अन्य किसी बात के लिए प्रलोभन देंगे और ना ही इसका प्रयास करेंगे। इस अपराध से संबंधित सबूतों को आप ना तो मिटाएंगे और ना ही मिटाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इसमें जो गवाह है ना, उन गवाहों को ना तो आप प्रलोभन देंगे और ना ही उन्हें डराने धमकाने का प्रयास करेंगे कि आप उक्त दिनांक को समय 11 बजे न्यायालय में उपस्थित रहेंगे। ऐसे एक नोटिस उनको तामील किया जाता है और आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। तो इसके लिए भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने के लिए एक सूचना पत्र न्यायालय को भेजा जाता है, वो भी हम विवेचना डायरी में लगाते हैं। तो इस तरह से चूँकि इसमें सामान्य मारपीट का मामला था, जो भी मैंने विवेचना के दौरान कार्रवाई की वो सब तैयार कर लिया। 2 दिन बाद फरियादी का फ़ोन आता है और फरियादी कहते हैं कि सर, हमने राजीनामा पंचायत के माध्यम से कर लिया है और अब उस केस को आगे ना बढ़ाएं। इस तरह से मुझे फ़ोन आता है। पुलिस को बिल्कुल एक मजाक बना दिया है कि वो जो घटनाक्रम आप अगर प्रारंभ में देखेंगे तो किस तरह से रोते बिलखते और खून से लथपथ होकर आए थे और पुलिस से गुहार लगा रहे थे कि आरोपियों को हवालात में बंद करें। और अब 2 दिन बाद चूँकि वो कहते हैं कि हमारे ही परिवार के सदस्य है और इस तरह की घटनाएँ तो हमारे समाज में चलती रहती है, हमने पंचायत के माध्यम से राजीनामा कर लिया है और उस केस को रफा-दफा कर दिया जाए। अब इन्हें किस तरह से समझाएँ कि ये एफआईआर का मामला है और ये केवल कोर्ट के माध्यम से ही राजीनामा वहाँ स्वीकार होगा, पुलिस अपने स्तर पर इसको थाने पर रफा-दफा नहीं कर सकती। अब ये राजीनामा एक तरफ जहाँ पंचायत के माध्यम से हुआ है तो इनमें भी उन लोगों की बेवकूफ़ी देखो कि उन्हें यही नहीं मालूम है कि ये एफआईआर है और इसमें राजीनामा नहीं हो सकता। अब यहाँ पर मैं क्या कहूँगा उनको कि ये सरपंच की नालायकी है या फिर उसकी अज्ञानता है? तो ये तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि इसमें क्या हो सकता है। जैसे-तैसे मैं फरियादी को बोलता हूँ कि यह आपका पंचायत द्वारा जो राजीनामा हुआ है यह मान्य नहीं है। आप आपने जो एफआईआर लिखवाई है वो उसका जो राजीनामा था केवल कोर्ट में ही होगा, इसके अलावा नहीं होगा। अब वो मानने को तैयार नहीं है। जैसे-तैसे फिर अब मैं आरोपियों को फिर से तलब करता हूँ कि आपका चालान इस तारीख को पेश हो रहा है, आप समय पर कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। तो आरोपी भी बोलते हैं कि सर, हमारा तो राजीनामा हो गया है, हम कोर्ट क्यों जाएँगे? आगे हालाँकि मैंने इसमें जैसे-तैसे करके फरियादी को समझाया कि ठीक है, आपका जो राजीनामा है वो कोर्ट से अप्रूवल करवा लो और कहा कि आप एक बार आरोपियों को लेकर भी कोर्ट में जाओ। तो इस तरह से चालान तो पेश करवा दिया। आरोपियों को ज़मानत पर छोड़ दिया गया। अब फिर वो वहाँ की बात अलग है, उन्होंने क्या कहा, क्या नहीं कहा। अब इसमें निकट भविष्य में होना क्या है, इसके बारे में थोड़ा-सा मैं आपको प्रकाश डालने का प्रयास करूँगा। जब अगली तारीख इन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए मिलती है समन्स के माध्यम से, तो ये समन्स की तामीली होने के बाद भी कोर्ट में जाते नहीं हैं। समन्स की एक और प्रति आती है, दूसरे समन्स पे भी ये नहीं जा पाते हैं कोर्ट में।
क्योंकि ये अड़े हुए हैं अपने बात पर कि ये तो पारिवारिक मामला था और हमने राजीनामा कर लिया पंचायत से। लेकिन 2 बार समन्स आने के बाद भी ये आरोपीगण कोर्ट में पेश नहीं होते हैं, तो न्यायालय फिर इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करता है। गिरफ्तारी वारंट पर भी ये मिलते नहीं हैं, फरार हो जाते हैं इधर-उधर, और इस तरह से फिर वो गिरफ्तारी वारंट भी लैप्स हो जाता है। उसके बाद में फिर इनका एक स्थायी वारंट निकलता है। तब पुलिस सख्त कार्रवाई करती है कि स्थायी वारंट पर इन्हें गिरफ्तार करके फिर इन्हें जेल भेजती है। तो इस तरह के मामले होते हैं। लोगों को यहाँ पर समझाना बहुत कठिन है। ये जो क्षेत्र है देहात क्षेत्र है, और एक मामला तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि करीब 8 साल पुराना है। हो सकता है उस दौरान विवेचना अधिकारी ने आरोपी की गैर-हाज़िरी में चालान पेश करा दिया हो, लेकिन बाद में आरोपी गया ही नहीं। तो इस तरह से ना समन्स पे गया, ना गिरफ्तारी वारंट पे गया, और न जाने पर ये फिर इस तरह से स्थायी वारंट निकल आया। तो इस क्षेत्र में बहुत सारे स्थायी वारंट तो इसीलिए हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि हमारा मामला कोर्ट में चल रहा है, और कोर्ट में जाके हम विधिवत राजीनामा कराएँगे या फिर जुर्माना भरेंगे तभी वो केस बंद होगा, उनको पता ही नहीं। तो जब हमने उस आरोपी को पकड़ा तो मजिस्ट्रेट साहब भी हैरान थे कि यार ये ऐसा सड़ा-सा केस था जिसमें सिर्फ़ उसी दिन आरोपी को आके अपना जुर्माना भर देना था। लेकिन पता ही नहीं, वो बिना वजह 8 साल तक स्थायी वारंट बना रहा। तो इस तरह की ये जो कार्यप्रणाली होती है पुलिस के सामने बड़ी विचित्र होती है, और पुलिस को बहुत ही मतलब अ, संघर्ष करके इस तरह के कार्यप्रणाली को अंजाम देना पड़ता है। तो साथियों, ये एक केस स्टडी, सामान्य चर्चा ही आप कह सकते हैं, अ, आपके सामने मैंने पेश की, और इसमें आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप पुलिस विभाग में हैं, पुलिस विभाग में अत्यधिक वर्कलोड के कारण तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण यदि आप परेशान रहते हैं, तो सहज योग विधि से 10 मिनट ध्यान ज़रूर करें। सहज योग ध्यान कैसे करना है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही सरल है, जैसा ही सरल है वैसे ही उसका नाम सहज योग है। इसके बहुत ही सकारात्मक लाभ हैं आपके शारीरिक, मानसिक और अन्य जो गतिविधियाँ हैं, उनके लिए भी। आम जनता के लिए भी मैं यही सुझाव दूँगा कि यदि आप भी इस प्रकार की कोई परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो आप सहज योग 10 मिनट ध्यान अवश्य करें। तो मिलते हैं फिर एक अन्य वीडियो में, तब तक के अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।